अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज न्यूक्लियर फिज़िक्स के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का, कि न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म हमारे पास बेसिकली होता क्या है। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी, कौन से टॉपिक कवर हो गए थे हमारे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में, कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हमारे पास है क्या बेसिकली। वहीं से मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक न्यूट्रिनो होता है और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों हमारे पास एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के। और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके में हमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। और इसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का टॉपिक डिस्कस किया था कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के जो पार्टिकल हैं वो वहाँ से बीटा डीके के दौरान में इमिट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का। अब हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म को देखेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको जो गैमा डीके है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में हम हाफ़ लाइफ को डिस्कस करते हैं। हाफ़ लाइफ हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास एक एटम है। इस एटम को मैं नाम दे देती हूँ एटम ए का। ये जो एटम ए है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि ये ख़ुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब तक ये ख़ुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, एक टाइम में ये खुद पूरा का पूरा जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मीन्स ख़ुद को ख़त्म कर लेगा। डेफिनेट बात है कि अगर एक चीज़ अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट कर रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही एंड अप हो जाएगी। लेकिन वो टाइम जिसमें ये बिल्कुल हाफ रह जाए, मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ये एटम ए कंप्लीट है, इसमें सारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, पूरा मास है, इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट कर रहा है तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़ुद को डिके कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ख़ुद को ख़त्म कर रहा है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा ये ख़ुद को ख़त्म करता रहेगा। तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है ये एटम इतना रह जाए, मीन्स इसका चौथाई पार्ट जो होगा वो हो सकता है डिसइंटीग्रेशन के दौरान वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है मैं इसी जो हमारे पास एटम है इसी के 4 पार्ट कर लेती हूँ। ये हमारे पास 4 पार्ट आ गए। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसका ये वाला जो पार्ट था ये डिसइंटीग्रेट हो गया। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि ये वाला पार्ट भी डिसइंटीग्रेट हो गया है। अब रिमेनिंग कितना है हमारे पास, ये एटम हमारे पास जस्ट इतना रह गया। मीन्स पहले ये हमारे पास पूरा एटम मौजूद था। अब जब हमने इसकी डिसइंटीग्रेशन को देखा, इसके डीके को देखा, तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास ये कितना रह गया, ये इतना रह गया, मीन्स हाफ़ रह गया। इसको हम कह सकते हैं कि अब जो हमारे पास एटम है वो अब हाफ़ रह चुका है, अब ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको हम कहेंगे हाफ़ लाइफ, मीन्स वो टाइम जिस दौरान में ये जो एटम है ये डीके होकर हाफ़ रह गया है उसे हम बोलते हैं हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ ऑफ गैमा डीके। गैमा डीके के दौरान में जो हाफ़ लाइफ होती है किसी भी एटम की जिससे गैमा रेज इमिट होती हैं, उसको जब काउंट किया गया तो वो वैल्यू आई 10⁻⁻14 सेकेंड। मतलब अगर किसी एटम में, लेट अस कंसीडर कि मैं एक और एटम ले रही हूँ बी, ये एक एटम है हमारे पास बी। इस बी एटम से गैमा रेज इमिट होती है, मीन्स यहाँ पर गैमा डीके हो रहा है जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा इसे बोलते हैं। तो ये जो गैमा डीके के दौरान में इसकी हाफ लाइफ है उसका टाइम नोट किया गया, वो टाइम मिला हमें 10⁻⁻14 सेकेंड का। ये टाइम हमें थ्योरेटिकली मिला और ये हमारे पास बहुत फास्ट डीके है। देखिए 10⁻⁻14 सेकेंड का जो टाइम है
वो बहुत कम टाइम है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक फास्ट डिके है हमारे पास। और ये इतना फास्ट है कि हम इस फास्ट डिके के दौरान में टाइम को फॉलो में नहीं ला सकते। मीन्स हम टाइम को सही तरीके से काउंट नहीं कर सकते। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हो सकता है इतना टाइम हो सकता है इतना टाइम हो। एक्यूरेटली हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते। ओनली ऑब्जर्व्ड इन वर्चुअल कॉन्सिडेंस, ये वर्चुअल कॉन्सिडेंस में ऑब्जर्व किया जा सकता है विद द प्रीसीडिंग प्रोसेस ऑफ द अल्फा और द बीटा डीके। जब अल्फा और बीटा डीके हमारे पास होते हैं, उनसे पहले हम ये वर्चुअल कॉन्सिडेंस में ले आते हैं कि जब गैमा डीके होगा तो गैमा डीके के दौरान में जो हाफ लाइफ का टाइम है वो इतना आ जाएगा। ये भी हमने थ्योरेटिकली नोट किया है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको टाइम को नोट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत फास्ट डीके है। सम गैमा डिकेज आर स्ट्रांगली फॉरबिडन, कुछ गैमा डिकेज जो होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉरबिडन का मतलब छुपे हुए होते हैं। इन सच केसेस द हाफ लाइफ इज़ ग्रेटर दैन 10⁻⁻6 सेकेंड। अब ये छुपे हुए क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ मैंने कहा इस पॉइंट में कि ये बहुत फास्ट डिके है। जब ये फास्ट डिके है तो ये इतना तेज़ी से होता है, जो डिके होता है ये हमारे पास इतना तेज़ी से होता है कि हम इसका टाइम मेजर नहीं कर सकते। समटाइम्स ये हमारे पास इतना तेज़ी से होता है कि विद इन सेकेंड गैमा डिके हमारे पास उस एटम में अकर हो जाता है। तो विद इन सेकेंड जब वो हो जाएगा तो हम उसको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक तो फास्ट होता है और फॉरबिडन होता है। सम केसेस में टाइम जो होता है वो इससे भी कम हो जाता है, 10⁻⁻14 से भी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10⁻⁻6 सेकेंड आ रहा है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि हाफ लाइफ जो होती है वो इस टाइम से ग्रेटर देन हो जाती है। दिस टाइम कैन बी ईजिली मेजर्ड, ये जो टाइम है इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। दिस टाइम कैन बी ईजिली मेजर्ड मीन्स ये वाला जो टाइम है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया इसको हम मेजर कर सकते हैं। गैमा ट्रांजिशन इन्वॉल्व टू स्टेट्स, अब ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है कि जो गैमा ट्रांजिशन होती है इसमें कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। गैमा ट्रांजिशन में बेसिकली हमारे पास 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। सच न्यूक्लियाइड्स हैविंग लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ फॉर गैमा डीके आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में पूछा जाता है। 2 स्टेट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं इनको भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और ये अक्सर आपका MCQs में भी पॉइंट पूछा जाता है आइसोमर्स का। सबसे पहले है गैमा ट्रांजिशन। गैमा ट्रांजिशन क्या होती है? मैंने कहा कि एक हमारे पास एटम है A, वो ख़ुद को डिसइंटीग्रेट करता है, गैमा रेज इमिट होती हैं, वो डिसइंटीग्रेट करता जाता है, ख़ुद को ख़त्म करता जाता है। अब यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही हैं। जब रेडिएशन इमिट हो रही हैं तो कुछ टाइम के बाद ये एटम कितना डिसइंटीग्रेट हो गया। लेट अस कंसीडर कि इसने अपना ये वाला 4th पार्ट सारा डिसइंटीग्रेट कर लिया, इतना पार्ट ख़त्म कर लिया, बाकी इसके 3 हिस्से रह चुके हैं। इसका मतलब है कि जब यहाँ से रेडिएशन इमिट होती हैं वहाँ से न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो ख़ुद को इमिट करना शुरू करते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज हो जाता है। तो अब जो एटम यहाँ पर मौजूद था वो एटम ये वाला मौजूद नहीं है, ये कोई न्यू एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये किस दौरान में हुआ? क्योंकि गैमा रेज यहाँ से इमिट हुई तो ये हुई गैमा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज आया है वो किसको देखते हुए आया है? गैमा को देखते हुए आया। मीन्स गैमा रेज वहाँ से इमिट हुई और एक एटम A एटम से B एटम में चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे गैमा ट्रांजिशन। ये 2 स्टेट्स को इन्वॉल्व करता है, ये 2 स्टेट्स हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सच न्यूक्लाइड्स, इस तरह के जो न्यूक्लाइड्स होते हैं वो लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ रखते हैं, मतलब इनकी जो हाफ लाइफ होगी वो हम मेजर कर सकेंगे और वो लॉन्ग होगी फॉर दी गैमा डीके के लिए। और इस तरह के न्यूक्लाइड ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे एक एटम है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, फ़ौरन से डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि फास्ट डीके है, B में कन्वर्ट हो गया, हम इसका टाइम नोट नहीं कर सकते जैसे हमने पीछे डिस्कस किया।
फास्ट डिके होता है हमारे पास। लेकिन वो वाले न्यूक्लाइड जिनका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, जिनका हाफ लाइफ जो है वो लॉन्ग हो, मीन्स वो डिसइंटीग्रेट तो हो रहे हैं लेकिन देर से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, रेडिएशन इमिट हो रही हैं, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इट्स मीन हम उसका टाइम मेजर कर सकते हैं, हम उसकी हाफ़ लाइफ को मेजर कर सकते हैं, उसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे जिनका लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ हो, हम टाइम को मेजर कर सकें, उस तरह के न्यूक्लाइड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स का। सच टाइप ऑफ डिलेड ट्रांजिशन मीन्स जब ए से बी में एटम चेंज हो रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इनको हम सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिक ट्रांजिशंस। अब आइसोमर्स है हमारे पास क्योंकि उनका लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ है, और अगर लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ है तो उनकी जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहलाएगी आइसोमेरिक ट्रांजिशन। क्योंकि ट्रांजिशन तो डेफिनेट बात है, अगर आप एक एटम बी से जा रहे हो किसी दूसरे एटम सी में, तो रेडिएशंस अगर तेज़ी से इमिट हो रही हैं तो ट्रांजिशन तेज़ी से होगी। अगर रेडिएशंस जैसे हमने कहा कि लॉन्ग हाफ लाइफ है तो रेडिएशंस तो इमिट हो रही हैं, ट्रांजिशन चेंज तो अभी भी आएगा, लेकिन जो ट्रांजिशन है ये डिलेड ट्रांजिशन होगी, लेट ट्रांजिशन होगी। इस तरह की ट्रांजिशन को हम नाम देंगे आइसोमेरिक ट्रांजिशन का, क्योंकि ये जो लॉन्ग मेजरेबल हाफ लाइफ होता है ये मोस्टली आइसोमर्स में ऑब्जर्व किया जाता है। दी स्टेट्स, अब यहाँ पर जो हमने दो स्टेट्स को डिस्कस किया था वो स्टेट्स ये हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दी स्टेट्स फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट कॉल्ड आइसोमेरिक स्टेट्स। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि वो स्टेट जिससे ये ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स ये आइसोमर्स, जो हमने आइसोमर्स की बात की है, वो स्टेट जिससे ये आइसोमर्स ओरिजिनेट होते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोमेरिक स्टेट्स। और वो दो होती हैं, जैसे गैमा ट्रांजिशन में हमने डिस्कस किया, आल्सो कॉल्ड आइसोमेरिक लेवल्स। इनको हम सिर्फ आइसोमेरिक स्टेट्स नहीं बोलते बल्कि इनको हम आइसोमेरिक लेवल्स का भी नाम देते हैं। अब यहाँ से आपके पास 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिक ट्रांजिशंस क्या होती हैं, आइसोमेरिक स्टेट क्या होती हैं, या आइसोमेरिक लेवल्स क्या होते हैं। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू दिस डिलेड ट्रांजिशन। अब ये जो डिलेड ट्रांजिशन हमने अभी डिस्कस की है, पेयर ऑफ न्यूक्लियर स्पीशीज़ एग्जिस्ट। इस डिलेड ट्रांजिशन की वजह से अब रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, पेयर बन जाते हैं न्यूक्लियर स्पीशीज़ के। अब 2 पेयर बन गए, हमारे पास 1 पेयर बन गया। न्यूक्लियर स्पीशीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाती हैं जिनका सेम एटॉमिक एंड मास नंबर होता है। क्योंकि पेयर है उनका तो उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा। किसकी वजह से होगा, डिलेड ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पर अब ये डिलेड ट्रांजिशन की वजह से कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एक एटम है ए और एक एटम है बी। अब ये जो बी एटम है ये ए से बन रहा है, ए से रेडिएशन इमिट हो रही हैं और ये बी एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ए का एटॉमिक नंबर है 22 और बी का एटॉमिक नंबर है स्टार्ट में जो बी है वो बेसिकली किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। तो ये जो 22 है ये एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा और यहाँ से इसका ज़्यादा होता जाएगा। लेट्स सपोज कि पहले इसका था 7 ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे रेडिएशन इमिट हो रही हैं बी एटम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। लेट अस कंसीडर ये 11 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से इसका कम हो रहा है, ये भी 11 में कंसीडर हो गया। अब देखें यहाँ से इन दोनों का सेम एटॉमिक नंबर आ गया। सेम एटॉमिक नंबर मीन सेम मास नंबर होगा हमारे पास, तो ये 11 हो गया। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया। मीन्स ये कैसे हुआ, ये डिलेड ट्रांजिशन की वजह से हुआ। अगर ट्रांजिशन बहुत फास्टली अगर होती तो हम इसको ऑब्जर्व ना कर पाते कि कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर ये पेयर में कन्वर्ट हो रहा है जिसका सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर है।
तो ये हमारे पास डिलेड ट्रांजिशन की वजह से हुआ। दे आर कॉल्ड आइसोटॉपिक एंड आइसोबैरिक रिस्पेक्टिवली। आइसोटॉपिक का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर। ये जो पेयर्स हमारे पास बनते हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ये जो पेयर्स होंगे ये कहलाएंगे आइसोटॉपिक क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबैरिक में जो वर्ड बैरिक है इसका मतलब होता है मास, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोबैरिक मीन्स सेम मास नंबर। तो यहाँ से जो पेयर बनेगा उनका सेम मास नंबर है, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे आइसोबैरिक। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है एटम का, और दूसरा हमारे पास है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया आइसोटॉपिक से, आइसोबैरिक से मास नंबर भी सेम हो गया। तो डिफरेंट हमारे पास क्या चीज़ आई, डिफरेंट आई हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। हो सकता है कोई डिसइंटीग्रेशन जो टाइम है किसी एलिमेंट का ज़्यादा हो किसी का कम हो, तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। सच टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड, इस तरह के जो न्यूक्लियाइड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, लेकिन डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स का नाम देते हैं। एंड देयर एग्जिस्टेंस रेफर टू एज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, जो हमारा आज का टॉपिक है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का। ये वाला पॉइंट भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एन आइसोमेरिक स्टेट, अब आइसोमेरिक स्टेट क्या होती है, एक स्टेट के बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि जहाँ से जो इस तरह के पार्टिकल आइसोमेरिक ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम आइसोमेरिक स्टेट बोलते हैं। एन आइसोमेरिक स्टेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम से इसे हम डिनोट करते हैं। अटैच टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लाइड, इससे हम हमेशा मास नंबर जो न्यूक्लाइड हमारे पास होते हैं उनके मास नंबर के साथ अटैच कर देते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल इंडियम है हमारे पास एटम, तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रही हूँ ये किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये इंडियम है हमारे पास, ये अब यहाँ पर हम लिखते होते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखते होते हैं मास नंबर। लेकिन जब हम बात करते हैं आइसोमेरिक स्टेट की तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये जो एटम है यहाँ पर आइसोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हम किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर इसका आ जाएगा एटॉमिक नंबर, जी लिख देते हैं इधर, और ऊपर आएगा मास नंबर। मास नंबर मैंने लिखा हुआ है 113, ये आ गया हमारे पास 113, मास नंबर ऊपर लिख दिया। लेकिन जब आइसोमेरिक स्टेट, ये सिंपल एक एटम है, अब ये आइसोमेरिक स्टेट के बारे में नहीं बता रहा। जब हमने आइसोमेरिक स्टेट को डिनोट करना होता है फिर हम साथ में स्मॉल एम लगाते हैं। यहाँ पर मास नंबर के साथ आप स्मॉल एम लगा दोगे इस तरीके से, तो ये स्मॉल एम बताता है कि ये जो एटम है ये आइसोमेरिक स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इस तरीके से ये जो स्टेट है यहाँ पर मैंने आइसोमेरिक स्टेट की फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला, और ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है 113। तो अगर आइसोमेरिक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो आपने मास नंबर के साथ स्मॉल एम अटैच कर देना है। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म वाज आल्सो बिलीव्ड टू एग्जिस्ट इन द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स, जहाँ पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव का प्रोसेस हो रहा होता है न्यूक्लाइड्स के अंदर, वहाँ पर भी न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। व्हेन अ टारगेट कंटेन अ ब्रोमीन वाज बम्बार्डेड, एक ब्रोमीन हमारे पास एटम है उसको हम बम्बार्ड करते हैं किससे, न्यूट्रॉन की मदद से। द प्रोडक्ट वाज फाउंड टू शो 3 डिफरेंट हाफ लाइफ्स। अब उसमें हमारे पास क्या होता है, लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर मैं बी लिख रही हूँ, ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल हैं इनसे बम्बार्ड करते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट मतलब जो आउटपुट होगी वो 3 डिफरेंट हाफ लाइफ्स हमें देगा फॉर द बीटा डीके। यहाँ से बीटा डीके का प्रोसेस होगा, बीटा डीके का प्रोसेस होगा, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इमिट होंगे, तो यहाँ से हमें 3 हाफ लाइफ मिलेंगी। एक होगी हमारे पास 18 मिनट, दूसरी होगी 4.9 आवर, और तीसरी होगी हमारे पास 34 आवर। अब ये देखिए तीनों हाफ लाइफ हमारे पास डिफरेंट है।
किस में? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में, जहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव का प्रोसीजर हो रहा है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म वाज प्रोपोज्ड। ये हमें जो आइसोमेरिज्म जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ये हमें किसने दिया था? सबसे पहले किसने प्रोपोज किया था? ये वी2 ने प्रोपोज किया था इन 1936 में प्रोपोज किया था। ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये MCQs का पॉइंट है आपका। ही सजेस्टेड, अब उसने क्या कहा? ही सजेस्टेड एन आइसोमर इज बेसिकली एन एटम। उसने कहा जो आइसोमर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एटम होते हैं, लेकिन कौन से एटम होते हैं? जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मींस उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारे पास हमेशा ज़्यादा होती है। एंड आल्सो हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है विच डिफर बाय सेवरल यूनिट डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ एनी लोअर एनर्जी लेवल इंक्लूडिंग द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से हमेशा ये जो आइसोमर्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस हमेशा एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है हमारे पास, तो ये ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेट बात है इसकी एनर्जी भी बाकी सारी स्टेट से ज़्यादा होगी। वीसेकर हाइपोथेसिस हैज़ आल्सो बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। ये जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है, ये थ्योरेटिकली भी वेरीफाइड हो गया था और इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर लिया गया। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही था ये न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का। तो नेक्स्ट आपने बेटा असाइनमेंट मैं आपको असाइन कर रही हूँ। टॉपिक है आपके पास मेजरमेंट ऑफ बीटा रे एनर्जी। आपने बीटा रे एनर्जी फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे आपने मुझसे डिस्कस करना है। ये असाइनमेंट आपने मुझे बनाकर सबमिट करवानी है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।